हेलो गाइज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में जाना। हमने लेक्चर सेकंड के अंदर डायमेंशंस किस तरह से लिखी जाती है इसके बारे में जाना। अब हम डायमेंशन की एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, इसमें 3 एप्लीकेशन है। जो पहली एप्लीकेशन हमें ये बताती है कि जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं फिजिक्स के अंदर, हम जो भी रिलेशन लिखते हैं ड्राइव क्वांटिटी के बीच में, जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो अकॉर्डिंग टू डायमेंशनली करेक्ट है भी या नहीं। इस बात का पता हमें एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उससे पता चलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहली एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। और ये प्रिंसिपल इस चीज के बारे में बताता है कि कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब कहना क्या चाहता है? पहली बात तो ये कि ये पहली बेसिक एप्लीकेशंस कैसे है डायमेंशन की, या फिर हम इसको बेसिक प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं फिजिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं हम। 2 + 3 = हम क्या लिख सकते हैं? 5। मतलब ये एक नंबर है, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इन नंबर के आगे कोई यूनिट लगा दूं, जैसे कि 2 kg + 3 मीटर, क्या इसके इक्वल्स टू 5 के अंदर आगे कोई यूनिट आएगा क्या? नहीं, क्योंकि मैं कभी भी 2 kg के अंदर 3 मीटर को ऐड नहीं कर सकता। यही इस प्रिंसिपल में बोला गया है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मल्टीपल और डिवाइडेशन के लिए नहीं बोला है, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में बोला है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है तभी हम ऐड या फिर क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यूनिट इनकी फॉर्म में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हो सकता है। जैसे कि 2 kg के अंदर मैं 1000 ग्राम ऐड कर सकता हूँ। ग्राम को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं केजी में कर सकता हूँ। या फिर केजी को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ग्राम के अंदर। यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इनकी यूनिट हो सकती है, लेकिन क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर हमारे पास सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो हम ना तो ऐड कर सकते और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते। एक और एग्जांपल अगर देखा जाए तो क्या मैं कभी 2 kg = 3 मीटर कर सकता हूँ? मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि एक किसको बताता है? मास को, और दूसरा किसको डिनोट कर रहा है? लेंथ को। ये दोनों क्या है? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर किया जा सकता है इनको। अगर इनको डिवाइड किया जाए तो क्या आ सकता है? 2/3 kg/मीटर कर सकते हैं कि नहीं? या फिर इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 kg × 3 मीटर। इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, 6 kg मीटर बस। लेकिन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर हमारे पास सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो ना तो हम उनको ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल इस बेसिक चीज को हमें बताता है कि जब तक फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है तब तक ना तो हम उनको इक्वल रख सकते और ना ही उनको ऐड कर सकते और ना ही हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते। डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल अलाउ नहीं है, वो किया जा सकता है। एक मोशन की एक इक्वेशन है जिसके इस प्रिंसिपल को उस इक्वेशन पे लागू करके देखते हैं हम। S = ut + ½ of at²। पहली चीज
सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है और यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो ना तो ये ऐड हो सकती ना ये सब्ट्रैक्ट हो सकती। चलो चेक करते हैं इसको। यू क्या है, वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम, ए क्या है, एक्सीलरेशन, टी टाइम है। हाफ जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसकी कोई यूनिट नहीं है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इनटू में क्या है इसके, टाइम। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्या बचा हमारे पास में, मीटर। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनटू में क्या है, सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर गया, क्या बचा, मीटर। हमने एक चीज और बोली थी मैंने कि मैं कभी भी 2 kg इक्वल्स टू 3 मीटर नहीं लिख सकता। 2 kg इक्वल्स टू ये जरूर लिख सकता हूँ 2 kg, या फिर इसको दूसरे सिस्टम में इसकी यूनिट लिख सकता हूँ 2000 ग्राम। इसका मतलब जहाँ इक्वल का साइन है, इधर जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट भी क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। तभी तो इनकी डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी। तो एस की जो डायमेंशन है वो इक्वल है किसके, QT, इक्वल है किसके, AT स्क्वायर के। इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को चेक करते हैं कि कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। इस बारे में हम इस प्रिंसिपल से पता करते हैं। जी के ऊपर हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन हैज a equals to ax plus bt where x is distance and t is time. Find dimension of a and dimension of b. हमें a और b की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है और हमें एक्सीलरेशन के इक्वल्स टू ये इक्वेशन दे रखी है ax प्लस bt, जहाँ हमें पता है कि t क्या है, टाइम, x क्या है, डिस्टेंस, और a क्या है, एक्सीलरेशन। ये रिलेशन कब फॉलो करेगा, जब ये डायमेंशनली करेक्ट होगी तभी तो ये रिलेशन फॉलो करेगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन है वो किसकी इक्वल है, डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ x, और ये इक्वल है किसके, डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ t। हमारे पास दो क्वांटिटी अननोन है, बाकी के बारे में हम जानते हैं। एक्सीलरेशन की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2 इक्वल्स टू a की मुझे डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, x डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन क्या है, की पावर 1। तो a की डायमेंशन मेरे पास क्या आ जाएगी, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2 डिवाइड बाय l की पावर 1। l की पावर 1 से l की पावर 1 कैंसिल, तो डायमेंशन ऑफ a मेरे पास क्या आ गई, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -2। ए की तो फाइंड आउट कर ली, इसी मेथड से हम क्या कर लेते हैं, बी की डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ टी। ए की डायमेंशन क्या है, m0 l1 टी की पावर -2 इक्वल्स टू बी की मुझे फाइंड आउट करनी है और टाइम की डायमेंशन मुझे पता है। तो बी की डायमेंशन मेरे पास यहां से क्या आ जाएगी, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -3। हमारे पास a और b की डायमेंशन आ गई।
जरा इस क्वेश्चंस को जरा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा, कि ये एक्सीलरेशन की डायमेंशन है और ए की डायमेंशन हमारे पास क्या आई है, 10⁻²। आई है कि नहीं आई? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। होता है कि नहीं होता? दूसरी बात, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ये लिखा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब जरा इस पे गौर करो, ये डिस्टेंस दे रखी है एक्स को, दे रखा है कि नहीं दे रखा? एक्स को डिस्टेंस दे रखा है, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट भी तो एक डिस्टेंस ही होती है। होती है या नहीं होती? होती है। तो मुझे एक्सीलरेशन के इक्वल इस क्वांटिटी को करने के लिए हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहती है कि कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी की जा सकती है जब वो डायमेंशनली क्या हो, करेक्ट हो। मतलब ये एक्सीलरेशन है तो डेफिनेटली ये भी क्या होनी चाहिए, एक्सीलरेशन होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करना चाहिए, किसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मेरे पास एक्सीलरेशन आ जाए। डिस्टेंस को मैं टाइम की स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। इसीलिए ए की जो डायमेंशन है वो क्या ही है, t⁻² आई है। मतलब इसको टाइम से डिवाइड करना है, टाइम की स्क्वायर से। अब आगे वाली चीज को देखा जाए, इसको किसी भी तरह से एक्सीलरेशन बनाना b के मल्टीप्लाई में टाइम है कि नहीं है? अगर b को मैं ये लिख दूं x डिवाइड बाई टाइम की स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन बन गया। लेकिन इसके मल्टीप्लाई में टाइम और है, तो मल्टीप्लाई में है तो एक टाइम से और डिवाइड कर देंगे। तो ये b की डायमेंशन बनी या नहीं बनी, x डिवाइड बाई टी की क्यूब, यही तो डायमेंशन आई है, L1 t⁻³ इसी से क्वेश्चन बनाया गया है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में इसको ऐसे लिखा गया हो कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन है, इसको तोड़ के इसने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना दिया। यही तो किया, एक सिंपल सी बात है, 5 मीटर पर सेकेंड को ये बना दिया। अगर इसकी जगह इसने क्या लिख दिया, a इक्वल्स टू क्या, ax प्लस bt, और इन अननोन की हमसे क्या पूछ ली, डायमेंशन पूछ ली। यही क्वेश्चन बनाने वाले ने अपना माइंड लगाया। इसके पास आंसर पहले से ही होता है, ये आंसर से जो भी एग्जामिनर होते हैं वो आंसर से क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और कुछ चीजों को निकालते जाते हैं। हमें क्या करना होता है, उस क्वेश्चन से जब आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ चीजें ऐड करनी होती है खुद से, यही चीज की जाती है इन क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन, A, B, C and D are four different physical quantities. A, B, C and D चारों के चारों क्या है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब सेम नहीं है चारों। हैव डिफरेंट डायमेंशंस, जब चारों ही अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो डायमेंशन डिफरेंट है। ये चीज क्यों लिखी गई यहाँ, हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती है जिनकी डायमेंशन सेम होती है, लेकिन यहाँ ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन इनकी डायमेंशन भी अलग अलग है, किसी की भी डायमेंशन सेम नहीं है। कुछ जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन,
इनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी तो अलग अलग है, एक एनर्जी है दूसरा वर्क है। इसीलिए इस चीज को क्वेश्चंस में हमेशा ही गौर करना कि जो चीज लिखी हुई है वो क्यों लिखी गई है। हर एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं जोड़ी होती क्वेश्चंस में, वो एक ना एक इंफॉर्मेशन देती है जो हमारी बेसिक्स होती है। नन ऑफ देम इज डायमेंशनलेस, कोई भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। बट वी नाउ दैट द इक्वेशन AD इक्वल्स टू CLN BD होल्ड्स ट्रू। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। देन विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट ए मीनिंगफुल क्वांटिटी। हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन डायमेंशनली सेटिस्फाइड नहीं करता है इक्वेशन को, या फिर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। पहले तो हम ये पता करते हैं कि इनमें आपस में इनका रिलेशन क्या है। LNBD, दो चीज यहाँ नोट करने वाली है। एक, लॉग के अंदर कोई भी क्वांटिटी आती है वो क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। उसके पीछे डायमेंशनलेस होने के पीछे रीजन क्या है, जब भी हम लॉग को लिखते हैं तो लॉग को लिखते हैं बेस न्यूमेरिकल वैल्यू। ए इसमें क्या होता है, बेस होता है। एन क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसके कोई यूनिट होती है क्या, नहीं होती। इसीलिए जो लॉग के अंदर जो भी चीज आएगी LN और लॉग के अंदर, वो सारी क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्या दर्शाती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखाती है, और न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी आती है वो डायमेंशनलेस होती है। कारण, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ये भी डिस्टेंस एंड ये भी डिस्टेंस, मीटर डिवाइड बाय मीटर, डायमेंशनलेस। M0 L0 T0। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो भी चीजें आती है वो क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। दूसरा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x या फिर a की पावर x वाले जो भी फंक्शन होते हैं, उनमें जो पावर में जो भी फिजिकल क्वांटिटी आती है वो क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। क्योंकि इनकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि 2 की पावर 2 kg या फिर 2 की पावर 3 मीटर? इसका कोई आंसर थोड़ी होता है। इसका मतलब जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। इस क्वेश्चंस के अंदर हमें LNBD दिया गया है, तो पहला क्रैक हमारा क्वेश्चन का यहीं से स्टार्ट होता है कि B और B इंटू D है, वो दोनों क्या है, LN के अंदर है। इसका मतलब इसका क्या है, डायमेंशनलेस है। तो डायमेंशन ऑफ B इंटू डायमेंशन ऑफ D इक्वल्स टू क्या, M0 L0 T0। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ B इक्वल है 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ D के। इक्वेशन नंबर आया समझ। अब ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो मैं इसको तो कर देता हूँ। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ A एंड डायमेंशन ऑफ D इक्वल है किसके, डायमेंशन ऑफ C के। डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ C, सॉरी
डायमेंशन ऑफ डी इक्वल है किसके, डायमेंशन ऑफ सी के, है या नहीं। या फिर ये बोला जा सकता है कि डायमेंशन ऑफ ए इक्वल है डायमेंशन ऑफ सी डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ डी। और 1/d इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल है किसके, डायमेंशन ऑफ सी इंटू डायमेंशन ऑफ बी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब जरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे गौर की जाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है उसको क्या लिखा गया है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इंटू सी की स्क्वायर, मतलब कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो डायमेंशनली करेक्ट आ गया। हमसे तो पूछा है नोट मीनिंगफुल क्वांटिटी, मतलब ये तो डायमेंशनली करेक्ट है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी को देखा जाए, बी सेकंड को देखा जाए, सॉरी सेकंड को देखते हैं तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल होनी चाहिए किसके, डायमेंशन ऑफ सी के, क्योंकि पहला ऑपरेशन ऊपर किसका लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है। डिवाइडेशन का बाद में देखेंगे, पहले माइनस वाला चेक करते हैं। तो क्या डायमेंशन ऑफ ए इक्वल है डायमेंशन ऑफ सी के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड किसी से भी नहीं है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर लिया जाए। ऑप्शन थर्ड में दे रखा है डायमेंशन ऑफ ए डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ बी डायमेंशन ऑफ सी, क्योंकि माइनस और प्लस तभी हो सकते हैं जब डायमेंशनली करेक्ट होंगे। तो आप जरा इक्वेशन नंबर सेकंड को देखोगे एक बार, इसमें क्या लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ डी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी। और इक्वेशन फर्स्ट से क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ ए डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ डी सॉरी बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड भी सही है, और हमें तो जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है उस चीज को पूछा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन फोर्थ को देखिए जरा। ऑप्शन फोर्थ में क्या दे रखा है, डायमेंशन ऑफ सी डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ डी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए डायमेंशन ऑफ डी, और इसकी दे रखी है हमें होल स्क्वायर डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ सी। डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ डी तो क्या है, डायमेंशनलेस है, तो मतलब इसका तो किस्सा खत्म। यहाँ a इंटू डी दे रखी है, इक्वेशन नंबर सेकंड देखा जाए ये किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ सी के। तो यहाँ मैं डायमेंशन ऑफ सी डाल सकता हूँ। अगर यहाँ मैंने डायमेंशन ऑफ सी की स्क्वायर डाला तो एक सी से तो एक सी गया, तो मतलब डायमेंशन ऑफ सी इक्वल है किसके, डायमेंशन ऑफ सी के। तो ऑप्शन 4 भी डायमेंशनली करेक्ट है, और हमें तो इनकरेक्ट बताना था, इसलिए हमारा आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2015 में पूछा गया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉर्मूला x इक्वल्स टू 3yz स्क्वायर x and z have dimension of capacitance and magnetic induction respectively, what are the dimension of y in MKSQ system। इसने हमें MKSQ सिस्टम में पूछा है। MKS सिस्टम का तो हमें पता है, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने फाइंड आउट किए उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना है। लेकिन यहाँ MKSQ का क्या मतलब है, यहाँ पर जो चार्ज है उसको भी किसकी तरह यूज में लेना है, फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह यूज में लेना है। हम करंट को पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया है, चार्ज को आप एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करें। चार्ज को हमें कैसे यूज करना है, एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो पहली चीज डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, जिसको इन्होंने x से डिनोट किया है,
चार्ज जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तब आता है मेरे पास में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस आ जाएगा मेरे पास में डायमेंशन ऑफ चार्ज डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ वोल्टेज। चार्ज को तो एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करना है, वोल्टेज की डायमेंशन पता नहीं है। वोल्टेज की डायमेंशन क्या होती है? वोल्टेज इक्वल्स टू होता है वर्क डन डिवाइड बाय यूनिट चार्ज। कहाँ से आता है ये? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो चार्ज को इसमें किसकी तरह यूज करना है? एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। वर्क डन की डायमेंशन हमें पता है, तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या आएगी मेरे पास में? डायमेंशन ऑफ चार्ज डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? तो स्क्वायर डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ वर्क डन। तो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस मेरे पास में हो गई चार्ज डिवाइड बाय वर्क डन की क्या होती है? m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस आ गया m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर +2 एंड q की पावर +2। ये मेरे पास में डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस आ गया। अब दूसरी चीज दे रखा है जेड हैव डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। जेड किसको डिनोट कर रहा है? जेड जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? एफ फोर्स इक्वल्स टू होता है आई पी, जहाँ पे बी मैग्नेटिक इंडक्शन है, एल लेंथ होती है, आई करंट होती है, और एफ क्या होता है? फोर्स होता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह यूज में नहीं लेना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? चार्ज को आपको एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी यूज में लेना है। तो मुझे डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास में? डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ आई इंटू डायमेंशन ऑफ एल। आई इक्वल्स टू क्या होता है? करंट इक्वल्स टू होता है क्यू डिवाइड बाई टी। तो क्यू को तो एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी यूज में लेना है, तो आई की डायमेंशन क्या आ जाएगी करंट की? क्यू की पावर 1 टी की पावर -1। मैग्नेटिक इंडक्शन की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। करंट की डायमेंशन क्या है? q की पावर 1 t की पावर -1 इंटू l की पावर 1। एक l की पावर 1 से l की पावर 1 गया, t की पावर -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी? t की पावर +1। q की पावर +1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी? q की पावर -1। तो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी डायमेंशन मेरे पास में क्या आ गई? m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर -1 q की पावर -1। हमें क्वेश्चन में किसकी डायमेंशन पूछी है? y की। दो क्वांटिटी दी हुई थी, तीसरी अननोन क्वांटिटी की हमसे पूछी है, तो y की डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन ऑफ x डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ z की होल स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ y क्या आ जाएगी? कैपेसिटेंस की डायमेंशन हमने फाइंड आउट की है, क्या है? m की पावर -1 l की पावर -1 सॉरी -2 t की पावर +2 q की पावर +2 डिवाइड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन की डायमेंशन क्या है? m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर -1 q की पावर -1 होल स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ y मेरे पास में क्या आ जाएगी जब मैं इसको सोल्व करूंगा? तब m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर 4 q की पावर 4। कौन सा ऑप्शन?
सॉरी m⁻²। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू अल्फा बटा एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ एक्स की स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा के टी, फिर x is the distance, k is the Boltzmann constant, and t is temperature, and alpha beta are two constant. The dimension of beta, हमें बीटा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमारे पास दो कांस्टेंट है। कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा। हमें बीटा की डायमेंशन तक जाने से पहले किसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी? अल्फा की। अल्फा की डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय दे रखा है अल्फा के टी। अब हमने पिछले क्वेश्चन में जब बात की थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है वो क्या होती है? डायमेंशनलेस। इसका मतलब अल्फा की जो डायमेंशन है वो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मिल जाएगी, और जब अल्फा की डायमेंशन हमें मिल जाएगी तो फोर्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? अल्फा बीटा, जिसमें फोर्स की डायमेंशन पता है हमें और अल्फा की पता है। अननोन कौन बचा? बीटा। तो बीटा की यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से चलते हैं। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा के टी, ये क्या है? सारी की सारी डायमेंशनलेस। जहां पर टी को टेम्परेचर बोला है और एक के को क्या बोला है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। हमें जब हमने पिछले लेक्चर में बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन निकाली थी तब इस रिलेशन को यूज किया था कि नहीं किया था? जहाँ पे E क्या है? एनर्जी, K क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और T क्या है? टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पर जहां पर KT की डायमेंशन है वहां पर डायमेंशन ऑफ E लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? मतलब डायमेंशन ऑफ एनर्जी लिख सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू क्या? m0 l0 t0। x क्या है? डिस्टेंस, और डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया? l स्क्वायर डिवाइड बाई एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? m1 l2 t-2। तो l से तो l कैंसिल इक्वल्स टू क्या हो गया? m की पावर -1 l की पावर 0 t की पावर 2। ये किसकी डायमेंशन आ गई मेरे पास? अल्फा की। अब मुझे किसकी फाइंड आउट करनी है? क्वेश्चन में किसकी पूछा है? बीटा की, डायमेंशन ऑफ बीटा। तो बीटा की डायमेंशन के लिए क्या करेंगे? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 डिवाइड बाय में अल्फा की डायमेंशन क्या है? m की पावर -1 l की पावर 0 t की पावर 2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बीटा। बीटा की डायमेंशन क्या आ गई? m की पावर 2 l की पावर 1 t की पावर -4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर थर्ड। आया कि नहीं आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिलेशन p इक्वल्स टू दे रखा है अल्फा डिवाइड बाई बीटा, और e की पावर दे रखा है माइनस ऑफ अल्फा z डिवाइड बाई k थीटा। p इज प्रेशर, z इज डिस्टेंस, k इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड थीटा इज द टेम्परेचर। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा विल बी। सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं किया। पिछली बार जहां पर फोर्स दे रखा था वहां इस बार क्या दे दिया? प्रेशर।
इक्वल्स टू क्या दे दिया, अल्फा बाई बीटा। और मैंने बोला था कि ई की पावर में जो भी फंक्शन होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। हमने पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें क्या करना है, अल्फा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। अल्फा की डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ अल्फा डायमेंशन ऑफ जेड डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ के इंटू डायमेंशन ऑफ थीटा। नीचे जो KT लिखा हुआ है, पिछली बार जो KT था, इस बार टेम्परेचर को किससे डिनोट किया है, थीटा से। तो सेम फंक्शन 3/2 KT, मतलब नीचे वाली डायमेंशन किसकी है, एनर्जी की। डायमेंशन ऑफ ई से रिप्लेस कर देंगे इसको, तो मेरे पास में अल्फा की डायमेंशन क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ जेड। जेड क्या है, डिस्टेंस। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 डिवाइड बाय l। तो अल्फा की डायमेंशन जो है वो मेरे पास में क्या आ गई, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। ये किसकी डायमेंशन होती है, फोर्स की। यहाँ लिखा क्या गया है, प्रेशर डिवाइड बाय प्रेशर इक्वल्स टू अल्फा डिवाइड बाय बीटा। तो प्रेशर इक्वल्स टू होता क्या है, अगर इसको मैं सीधे शॉर्ट टर्म्स में लेके चलूं तो फोर्स बाय एरिया क्या प्रेशर होता है या नहीं होता है, होता है। मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। और अगर इससे चेक किया जाए तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2 इक्वल्स टू अल्फा की क्या डायमेंशन है, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 डिवाइड बाय बीटा। तो बीटा की डायमेंशन क्या आ जाएगी, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 डिवाइड बाय m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2। m से m कैंसिल, t की पावर -2 से t की पावर -2 कैंसिल। बीटा की क्या आ गई, m0 L2 T0। पूछा क्या है, सेम टू सेम इन चीजों को अननोन क्वांटिटी बनाया है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। और इसको क्या बना दिया, इससे आपके लिए डिफरेंस बना दिया। सिंपल सी चीज है, एक ही रूल को फॉलो करना है। यहाँ पर अल्फा पता था हमें क्या है, फोर्स है। जेड को क्या दे रखा था, डिस्टेंस दे रखा था। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो ये लो डिवाइड बाय में वर्क डन को किससे, वर्क डन डिवाइड बाय वर्क डन होगा तभी तो डायमेंशन लेस आएगा। या फिर हमें पता था कि वर्क डन की डायमेंशंस और एनर्जी की डायमेंशन इक्वल होती है, तो इसीलिए के थीटा, ये किसकी डायमेंशन है, एनर्जी की तो डायमेंशन है। मतलब क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, इन क्वेश्चनों को सिंपली बनाया गया है। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं सेकंड एप्लीकेशन से।